नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका एग्ज़ाम कार्ड लाइव में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं कि इन दिनों हम लोग जीडी के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, उनकी व्याख्याएं करके आपको बता रहे हैं। तो आज भी हम 31 जनवरी के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो तीसरी शिफ्ट में ऑर्गेनाइज कराया गया था या उसको आयोजित किया गया था। परीक्षा जो आयोजित की गई थी वो तीसरी शिफ्ट की पेपर को आज हम देखेंगे यहाँ पर। तो पहला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 1, शेवरॉय पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो शेवरॉय और जावड़ी, ये देखिए पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। तो हम यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आप देखिए, है ना, पूर्वी घाट, ये पूरा हो गया पूर्वी घाट। तो दक्षिण, अब पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण और पूर्व में ये वाला जो रीजन है, इस क्षेत्र में ये पहाड़ियाँ मौजूद हैं। तो शेवराय पहाड़ियाँ जावड़ी, यानी कि जो शेवराय की जो पहाड़ियाँ हैं वो लगभग इस पूरे क्षेत्र में, यानी कि 150 माइल के दायरे में फैली हुई। कितना फैली हुई हैं? 150 मील के दायरे में फैली हुई हैं। और किस राज्य में आती हैं? तो भैया तमिलनाडु में आती हैं। किस में आती हैं? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में आती हैं या तमिलनाडु के अंतर्गत आती हैं। तो शिवराय की जो और जावड़ी की पहाड़ियां हैं वो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आती हैं। अगला देखिए, द मस्कट ऑफ 2022 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच एनिमल। यानी कि जो शुभंकर है, मस्कट हम लोग बोलते हैं किसको? शुभंकर को। यानी कि क्या पूछा जा रहा है? 2022 के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर। समझ में आ गया बेटा? 2022 के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर। तो वो शुभंकर कौन है? लॉइन। पर लॉइन माने क्या होता है? शेर, है ना, शेर होता है। तो शेर नहीं, शेर का बच्चा है ना, जिसे हम लोग जो गुजराती भाषा में जिसे क्या कहा जाता है? सावज। क्या कहा जाता है? सावज। तो जो सावज है वही मस्कट है किसका? राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है। कौन? सावज। अब पूछेंगे सावज कौन होता है? तो भैया सावज होता है बब्बर शेरनी का बच्चा या शावक। तो जो बब्बर जो शेरनी होती है उसके बच्चे को हम सावज यानी कि शावक कहते हैं। तो यही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वही सही है, लॉइन, क्योंकि सावज भी लॉइन का ही बच्चा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 सोवियत संघ में, यानी कि सोवियत संघ में किसके द्वारा लागू की गई थी? अब यहां पर पूछा गया है किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भाई जोसेफ स्टालिन कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसके ये महासचिव हैं कौन? जोसेफ स्टालिन। महासचिव ये थे, ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। और इन्होंने 1928-32 में विश्व की पहली पंचवर्षीय योजना, विश्व की पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी और 1-2 पंचवर्षीय योजना द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही शुरू कर चुके थे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि आखिर इनका उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य था पूरे के पूरा जो हमारा पूरा जो एक मान के चलते हैं कि जो हमारा उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य क्या है कि रूस को आर्थिक विकास करना, रूस का आर्थिक विकास करना, रूस को एक आगे अग्रगामी पथ तक लेकर के जाना, कृषि के विकास के साथ साथ जो सूक्ष्म, लघु और जो एक तरीके से जो बहुत ही आम स्तर के लोगों से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं उनको उन्नति की ओर लेकर के आना, जिसे एक आम नागरिक है, एक आखिरी पायदान पर खड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको आर्थिक रूप से संबल बनाया जा सके। तो ये इसका प्रथम यानी कि प्रारंभिक
उद्देश्य भी था। यहां पर हम लोग देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग देखते हैं। पादप कोशिका में, क्वेश्चन नंबर 4, पादप कोशिका में प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। तो पादप कोशिका है ना, प्लांट सेल की बात हो रही है। आखिर वो कौन है? ल्यूकोप्लास्ट है ना। हमने इनको क्या बोलते हैं? अवर्णी लवक। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं इसको? अवर्णी लवक कहा जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो प्राथमिक रूप का एक अंगक है जिसमें क्या क्या होता है? जिसमें स्टार्च होता है, जिसमें तेल भी होता है, जिसमें प्रोटीन भी होता है। तीनों चीजें पाई जाती हैं। स्टार्च यानी कि मंड, आप ध्यान रखना, स्टार्च को हम लोग हिंदी में मंड कहते हैं। तो स्टार्च हुआ, तेल हुआ, प्रोटीन हुआ, ये सब का सब किस में पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट के अंतर्गत आता है। हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को क्या करता है बेटा? अनिवार्य कर रहा है। तो अनुच्छेद पीछा है, उपराष्ट्रपति हैं और अनिवार्य, तो अनुच्छेद क्या हो गया बेटा? 63। तो अनुच्छेद 63 जो है वो उपराष्ट्रपति के पद को क्या करता है? अनिवार्य बनाता है कि भैया देश में जो उपराष्ट्रपति है उसका होना ही बेहद ज़रूरी है। वो बहुत आवश्यक है कि उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति की एब्सेंस में जो बाकी के कार्यों को संपादित करता है और उनके भी एब्सेंस में सीजीआई कार्यों को संपादित करते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 63 है वो भारत के उपराष्ट्रपति को अनिवार्य करता है, उसके पद को अनिवार्य बनाने का काम करता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया? कितना आया है? सिर्फ एक बार आया है। तो नदी का नाम ऋग्वेद में केवल कितनी बार आया बेटा? एक बार आया है। तो जो एक बार आया है उसका नाम है गंगा नदी। यानी कि सिंपल सी बात है कि ऋग्वैदिक जो लोग थे जिन्होंने ऋग्वैदिक ग्रंथों को लिखा था, संभवतः वो गंगा के मैदान के निवासी नहीं रहे होंगे या गंगा के मैदान से वो ज़्यादा रूबरू या ज़्यादा तरीके से विज्ञ नहीं रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ गंगा का एक बार ही उल्लेख किया है। वो भी कब किया है? जब वो जम्बू द्वीप की या जब वो भारतवर्ष की या जब वो ब्रह्म ऋषि देश की सीमाएं बता रहे हैं, है ना, कि वो गंगा नदी से लेकर के कहाँ तक है? बंगाल की खाड़ी तक है। तो वो सटीक एक नाप दे रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके चीज़ें हो रही हैं। तो निम्न किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो वो गंगा नदी है। वहीं सिंधु के लिए इन्होंने क्या बताया है? सिंधु नदी क्षेत्र को, सिंधु को इन्होंने बताया है एक तरीके से इस नदी को मोक्षदायिनी, और सिंधु के मैदान को बताया है इन्होंने जन्मभूमि। क्या बताया है? जन्मभूमि। यानी कि आर्यों की जन्मभूमि क्या है? सिंधु है। उसी प्रकार से सरस्वती को आप ले लें तो सरस्वती के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ अच्छा लिखा है, जैसे कि नदी तमे, देवी तमे, अम्बी तमे। समझ में आ गया? ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने सरस्वती के लिए नदी तमे, देवी तमे, अम्बी तमे जैसे नामों का उच्चारण किया है। वहीं सिंधु को मोक्षदायिनी बताया है, जन्मभूमि बताया है, और जो गंगा नदी है उसके बारे में वो सिर्फ एक बार ही उसका उल्लेख करते हैं, वो भी सीमांकन करने के लिए। तो इसका साफ साफ उल्लेख है कि जो सप्त सैंधव का जो प्रदेश था वही आर्यों का मूल स्थान माना जाता है, या फिर ये वो लोग थे जो पूर्वी क्षेत्रों, जो पश्चिमी क्षेत्रों से यानी कि ईरान से, अफगानिस्तान से होते हुए ये बाकी के स्थानों तक आ गए थे। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो जैन अवेस्ता है ये भी आर्यों के ग्रंथों की एक शाखा मानी गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजस्थान बोर्ड की किताब कह रही है कि भाई जो जैन अवेस्ता है ये किताब भी जो आर्य थे उन्हीं के द्वारा निकाली गई एक पुस्तक है जिसे जरथुष्ट्र के टाइम पर लिखा गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वही सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अरंडी के बीजों यानी कैस्टर सीड्स में क्या भिन्न है? तो अरंडी के बीजों में हम लोग देखते हैं कि भाई क्या चीज़ भिन्न है? तो भाई हम लोग देखते हैं केवल ये जायद फसल है? नहीं है। क्या ये रबी फसल है? नहीं है।
अकेले, ये केवल केवल रबी फसल है तो भी नहीं है, और ये रबी और ना ही खरीफ है तो ये भी नहीं है। तो भाई ये क्या है? खरीफ फसल है। कैसी फसल है? खरीफ फसल है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि इसको उगाने का जो समय है, उगाने का समय ये है जून से जुलाई। कब उगाने का समय? जून से जुलाई। वहीं कई क्षेत्रों में ये जुलाई से अगस्त में उगाया जाता है। ठीक है बेटा, तो जुलाई से अगस्त में ये उगाया जाता है। उगाने का समय जून से जुलाई और जुलाई से अगस्त ये होता है। तो ये एक खरीफ की फसल है। तो कैसी है? खरीफ की फसल है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि कोई भी ऑप्शन में सिर्फ ये नहीं लिखा है कि केवल ये खरीफ की फसल है। खरीफ हमें ऑप्शन 3 में आ रहा है, तो इसलिए हम इसे रबी के साथ घसीट रहे हैं और खरीफ दोनों, यानी कि दोनों ऑप्शन के तौर पे हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 वो बिल्कुल सही है, यानी कि यह खरीफ यानी रबी दोनों की ये फसल है। इस तरीके से ये दे दिया, इन्होंने एक आंसर दे दिया है। यहां पर बताया जाता है कि 1 हेक्टेयर भूमि में करीब 20 किलो अंडी उगाई जाती है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 8। देखिए, जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के 2 प्रमुख भाग हैं? कौन है? जागोई है और चोलोम है। तो जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के 2 प्रमुख भाग हैं? तो ये हैं मणिपुरी के। ये मणिपुरी के हैं, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कथक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है ना? तो मणिपुरी है। जागोई और चोलोम कहाँ के हैं? ये आप देखिए कि ये उड़ीसा, तो ये कहाँ के? मणिपुर के हैं। तो ये मणिपुर में आयोजित किए जाते हैं। युवक और युवतियां करते हैं, उल्लास के साथ इस डांस को करते हैं, नृत्य को करते हैं और अभिव्यक्ति पूर्ण, यानी कि आपसी अभिव्यक्ति को क्या करते हैं? ये शेयर करते हैं इस नृत्य के माध्यम से, जागोई और चोलोम के माध्यम से। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में बोचहां बिहार से विधानसभा के सदस्य बने? तो कौन सी है भाई? बोचहां, बिहार में एक बोचहां है। यहां पर देखिए, अमर कुमार पासवान। अमर कुमार पासवान जो थे वो बोचहां बिहार विधानसभा के सदस्य बने थे। अभी अमर कुमार पासवान किस दल के थे? तो हम देखते हैं राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल लालू के ये विधायक थे, यानी कि ये सदस्य थे, जिसे हम लोग आरजेडी कहते हैं, आरजेडी। तो ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी है जो राष्ट्रीय जनता दल, उसके ये विधायक उस पार्टी से खड़े हुए थे और विधायक बने थे अमर कुमार पासवान। क्या आप जानते हैं आरजेडी का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन। तो ये क्या है हमारा? लालटेन उनका चुनाव चिन्ह है। अगला हमारा जो प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, स्वच्छ भारत मिशन वर्ष डैश में शुरू किया गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन हम लोग देखते हैं कहां से शुरू किया गया था? 2014 में शुरू किया गया था। तो 2014 में ये स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किसने की थी? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने एक जो ये शुरुआत है स्वच्छ भारत मिशन की, क्योंकि इस ओर अमूमन ऐसी चीज़ों की ओर किसी और प्रधानमंत्री ने कभी पहल नहीं की थी। वो आते थे, एक बड़े काफिले के साथ आते थे, लाओ लश्कर के साथ आते थे और गाड़ियां धूल उड़ाती हुई निकल जाया करती थी। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा, ये जो सोच है यही काफ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री झाड़ू लेके हर जगह झाड़ता फिरे, ये भी नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये जो बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो सोच है ये शायद संभवतः सबसे पहले कोई प्रधानमंत्री हैं देश के जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की ओर ध्यान दिया, या इस ओर उन्होंने सोचने की एक तरीके से कहते हैं ना हिमाकत की। वरना इससे पहले तो बहुत सारे तानाशाह प्रधानमंत्री भी आए। तो उनके बारे में भी देखा जाए कि उनसे झाड़ू लगवाना या साफ सफाई की बात करना तो बहुत दूर की बात है, हम बाकी चीज़ें कर भी नहीं सकते थे। तो स्वच्छ भारत मिशन 2014 में इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से शुरू किया था? राजघाट से। बेटा कहाँ से किया था? राजघाट से, यानी महात्मा
गांधी की समाधि स्थल से, समाधि स्थल से हमने इनके समाधि स्थल, किसका? महात्मा गांधी के समाधि स्थल से इसकी शुरुआत की थी, दिल्ली से की थी। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो स्वच्छता मिशन का जो लोगो था महात्मा गांधी की समाधि से शुरू करने के कारण, तो इसका जो लोगो था वो आप देखते हैं कि क्या है? चश्मा। देखा होगा नीचे लिखा होता है स्वच्छ भारत। समझ में आ गया? ध्यान दिया? नोटों पे भी बना हुआ है ये। वो क्यों है? ये सिंबल है, ये प्रतीक है कि भाई हमने ये जो एक तरीके से मिशन कह लीजिए, आंदोलन कह लें, जन आंदोलन कह लें, ये हमने राजघाट से शुरू किया, महात्मा गांधी की समाधि से किया। तो इसलिए हमने इसको सिंबल जो बनाया, प्रतीक बनाया, वो क्या बनाया? चश्मा बनाया। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है भाई। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, यानी कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका लक्ष्य डैश की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल कितनी करने की थी? तो उसकी जो क्षमता थी वो 8.2% की थी। कितने की थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो कितने का था? 8.2%। कितना लक्ष्य था? 8.2% का लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। अब आखिर ये ध्यान देने की बात है कि ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो किसके लिए थी? तो देखिए वो किसके लिए थी? अल्पसंख्यकों के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए, यानी कि जो अल्पसंख्यक थे उनके आधारभूत जो ढांचा था उसमें सुधार करना। क्या सुधार करना? उनका पुनर्वास, उनको शिक्षित करना, उनको रोजगार देना, उनको स्वास्थ्य देना और उनका चहुमुखी विकास करना, उनके डेटा जुटा के रखना, उनका हर तरीके का जो क्रियान्वयन था उसको पूरी तरीके से सुचारू बनाए रखना। वो किसका कार्य था? तो भैया वो किसका कार्य है? वो अल्पसंख्यकों के आधारभूत ढांचा। क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसको हमने एक अमली जामा पहनाने की कोशिश की थी और लक्ष्य भी क्या रखा था? 8.2% का। आगे हम लोग देखते हैं प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का नाम क्या है? देखिए नो डाउट द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और इनको एक तरीके से ट्राइबल प्रेसिडेंट के तौर पे जाना जाता है। ट्राइबल क्षेत्र से इनका प्रतिनिधित्व नहीं की, जो एक तरीके से इनका जो रिप्रेजेंटेशन है ये वहीं का है। तो प्रथम भारतीय आदिवासी अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ही ये नाम है, वो है द्रौपदी मुर्मू जी का। ये संथालों के मुर्मू समूह से आती हैं। है ना? आपने देखा होगा जून 1855, है ना, संथाल विद्रोह, है ना, सिद्धू कानू, ये सब मुर्मू बंधु थे। तो आप देखिए कि ये जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं वो मुर्मू, यानी कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो संथालों के मुर्मू समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं और सैकड़ों, यानी कि आप देखिए कि हजारों लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने आर्थिक और अपने जो सामाजिक सांस्कृतिक जो उनके हित थे उनके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्होंने अपनी आत्मा की जो प्राणाहुति है वो दे दी। लेकिन आज ये देखिए कि उनकी आत्मा सबकी बड़ी प्रसन्न होंगी क्योंकि उनके समूह से एक महिला हैं, वो भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं, जो उनके समाज के लिए एक गरिमापूर्ण बात है, एक गौरवपूर्ण बात है। तो हम अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में कालिदास सम्मान प्रदान किया गया था? तो कालिदास सम्मान एम वेंकटेश कुमार को, किसको दिया गया था? एम वेंकटेश कुमार को कालिदास सम्मान
प्रदान किया गया था। तो ये कालिदास, हालांकि इससे पहले भी इनको जो पद्म भूषण है वो भी प्रदान किया जा चुका था, और इनके बारे में बताया जाता है कि एम वेंकटेश कुमार, तो इनका जो स्तर है, एक तरीके से जो कालिदास सम्मान है, वो सबसे पहले हमें जान लेना ये ज़रूरी है कि कहाँ से मिलता है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार देती है, मध्य प्रदेश सरकार प्रदान करती है। मध्य प्रदेश सरकार के ये पुरस्कार हैं। इसके साथ साथ एक और है, जैसे कि हरिदास, और दूसरा है लता मंगेशकर। ये पुरस्कार भी एमपी के ही हैं, मध्य प्रदेश के हैं, काफ़ी सम्माननीय हैं, और ये पुरस्कार भी ये प्रदान किए जाते हैं। तो एम वेंकटेश कुमार थे, इनको कालिदास जो पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश सरकार ने इनको प्रदान किया था। अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 14। (1919) में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? यानी कि 1919 की बात हो रही है, जलियांवाला हत्याकांड की हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 13 अप्रैल 1919 के दिन, है ना, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर के आदेश पर खुलेआम यहां पर गोलियां चलाई गई थी, और एक बाग था जलियांवाला जिसके मालिक सेठ जल्ली थे। कौन थे? सेठ जल्ली थे, और सेठ जल्ली के नाम पर ही इस बाग का नाम पड़ा था जल्लियां दा बाग। तो जल्लियां दा बाग का मतलब होता है सेठ जल्ली का बाग। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये जो घटना थी जो 1919 की, वो जलियां बाग हत्याकांड से जुड़ी हुई है। अगला हम लोग देखते हैं, ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति डैश हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवश्रव्य तरंगें कहा जाता है। तो यहाँ पर जो डैश है उसमें हम लोग बेटा क्या लगाएंगे? 20, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम अगर जिसकी आवृत्ति होती है उन्हें हम लोग अवश्रव्य तरंगों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो अवश्रव्य जो तरंगें हैं, ये एक तरीके से जो हमारे कान होते हैं, ये हमारे जो कान है वो कम लोच वाली तरंगों को नहीं सुन पाते हैं। तो कम लोच वाली जो तरंगें हैं उनको नहीं सुन पाते हैं। तो यानी कि जो अविश्राव्य जो तरंगें हैं वो 20 हर्ट्ज के तहत ही आते हैं। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 15 है, उसका जो ऑप्शन 4 है, उसका जो 20 जो नंबर है, यही आपका सही आंसर माना जाएगा। हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में स्तरीय शासन प्रणाली है। कितनी स्तरीय है? 3 स्तरीय। कितनी है? 3 स्तरीय है ना। यानी कि ग्राम सभा, ग्राम समिति और जिला समिति। समझ में आ गया? तो ग्राम सभा, ग्राम समिति और जिला समिति, यानी कि 3 स्तरीय। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में 3 स्तरीय ग्राम सभा, ग्राम समिति और जिला समिति नाम की 3 स्तरीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं कि जो 73वां और 74वां संशोधन है, इस संशोधन की हम 2023 में, यानी इस साल हम 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये भविष्य का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, इसको आप लिख लेना अच्छी तरह इंपॉर्टेंट में, कि हम इसकी कौन सी वर्षगांठ मना रहे हैं 2023 में? 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है कि भैया हम इस साल किस अनुच्छेद की 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं? तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि 30वीं वर्षगांठ हम अनुच्छेद जो संशोधन है, जो हमारे वो 73 और 74वें संशोधन हुए थे भारत में, उनकी हम 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। The dash refers to the excess of the government's revenue expenditure over revenue receipts, the receipts। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कि ये जो revenue receipts की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं revenue deficit, यानी कि राजस्व घाटा। बेटा क्या बोलते हैं इसको? राजस्व
राजस्व घाटा। अब राजस्व घाटा क्या होता है, इसे बिल्कुल सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी आगम कम है और निर्गम ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि रेवेन्यू क्या होगा, डेफिसिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें, द रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीप्ट। तो जो हम रिसीप्ट यानी एक तरीके से हमारे रेवेन्यू से आ कम रहा है और हमारे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट के नाम से जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात पूछा गया, क्या बेटा, लिंगानुपात सबसे ज्यादा अधिक है कहां पर? केरल में। कितना है? 1084। देखिए 1084 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1084 महिलाएं हैं। समझ में आ गया? यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं, यानी कि केरल में पुरुष 1000 हैं और उससे ऊपर 1084 यानी 84 महिलाएं यहां पर ज्यादा हैं। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला अगर कोई राज्य है तो वो केरल है। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए सोंगक्रान, क्या सोंगक्रान क्या है? ये एक बौद्ध त्योहार है। यह त्योहार कब मनाया जाता है? अप्रैल के महीने में। कब मनाया जाता है? 14 से 17 अप्रैल के बीच, यानी कि अप्रैल चल रहा है, ये अप्रैल का ही महीना है भाई। इन्हीं दिनों में सोंगक्रान नाम का एक जो बौद्ध त्योहार है वो अप्रैल में 14 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में ये मनाया जाता है। वैसे तो कहते हैं महीनों तक मनाया जाता है ये त्यौहार, खासकर ऐसे देश जहाँ पर जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, हमारे जो बौद्ध देश हैं, जैसे कि हमारे लाओस की अगर हम बात करें, या फिर हमारा वियतनाम की बात करें, चीन की बात करें, बर्मा की बात कर लें, थाईलैंड की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, ये सभी देश इस त्यौहार को मनाते हैं। किसको? सोंगक्रान। एक बौद्ध त्यौहार है और कब मनाते हैं? अप्रैल के महीने में इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है अंतिम 20, देखिए प्रशिक्षकों यानी कि कोचेस के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था? प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो वर्ष है 1985। 1985 से हमने, जो हमारी भारत सरकार है उसने द्रोणाचार्य पुरस्कारों को शुरू किया था। आखिर क्यों किया था? वो इसलिए किया था क्योंकि प्रशिक्षु यानी कि प्रशिक्षण देने वाले ये व्यक्ति हैं, और जो प्रशिक्षण देता है वो गुरु द्रोणाचार्य की तरीके से परम गुरु माना जाता है। तो इसलिए गुरु द्रोणाचार्य को पूरी तरीके से, एक तरीके से क्या है कि श्रद्धांजलि देते हुए ये जो एक नया पुरस्कार था गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, वो भारत सरकार ने अनाउंस किया था। कब? 1985 में, कि हम 1985 से ये पुरस्कार देना शुरू कर रहे हैं। खासकर ये पुरस्कार कई क्षेत्रों में, चाहे वो क्या फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, या टेबल टेनिस हो, या चेस हो, या कबड्डी हो, हमारे देश में जितने भी एक पारंपरिक जो खेल हैं या जो प्रचलित खेल हैं, या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी खेल हैं, उन सभी खेलों के महारत यानी कि महारथी जो हैं, उन खेलों में जो महारत जिनको हासिल है, उन लोगों को, उन प्रशिक्षकों को 1985 से ही द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है पुरस्कार है वो प्रदान किया जा रहा है। तो अब मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 20 था, यहाँ तक की जो व्याख्या है वो आपको बता दी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ें इसमें से अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि आप भी बहुत होशियार हैं, आप भी बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे से आपने अपना एग्जाम दिया होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें सुधारने की और कुछ अतिरिक्त बातें बताने की कोशिश की हैं, और जो अतिरिक्त पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इस लीक से हट करके जो बताए हैं, उनको मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा आप याद रखना, उनको पेंसिल या पेन से लिख लेना, ताकि वो भविष्य में जब आए तो आपको परेशान ना होना पड़े और आप आराम से उनके उत्तर दे सकें। यहाँ पर मैं आपको एक और किताब के बारे में बता रहा हूँ, बेस्ट बुक फॉर एसएससी कांस्टेबल जीडी की ये किताब है। एग्ज़ाम कार्ड के द्वारा, यानी अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड के द्वारा ये किताब आप लोगों के लिए प्रस्तुत की गई है। ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है ये, और इस किताब के अंदर माना जाता है 2013 से, यानी कि 2013 से 23 तक के जो पेपर हैं
उनको इसमें शामिल किया गया है, इनको इसमें शरीक किया गया है। 2023 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 2023 में आप एग्ज़ाम कार्ड के ज़रिए या हमारे ई पोर्टल के ज़रिए आप जो भी 2023 के पेपर जो हम लोग आपको सॉल्व करा रहे हैं, हमारे जो विद्वान या हमारे जो प्रशिक्षित जो व्यक्ति हैं या जो टीचर्स हैं, वो जो आपको बता रहे हैं या सॉल्व करवा रहे हैं, वो सारे के सारे सॉल्व पेपर आपको एक किताब की शेप में यहाँ पर उपलब्ध होंगे। हर प्रश्न को हमने एक QR कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करके आप उस किताब का जो भी जो कंटेंट है, जो आप किसी भी तरीके से आप ई पोर्टल पर नहीं देख पा रहे थे या हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं समझ में आ पा रहा था या PDF के जरिए भी आप नहीं समझ पा रहे थे, तो किताब की शेप में हम आपको ये दे रहे हैं। यहाँ पर आप आराम से समझ सकते हैं, QR कोड को स्कैन करके आप और भी कई गूढ़ बातों को यहाँ पर जान सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अब अपनी जो बात है यहाँ पर अपनी समाप्त करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये किताब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होगी और 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये आपके साथ मार्केट में आपके लिए उपलब्ध होगी। और अगर आप हमारे पोर्टल से इसको लेना चाहते हैं, टू बाय दिस बुक यू कैन विजिट अवर वेबसाइट www.examcard.in। आप यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं और इस किताब को खरीद सकते हैं। थैंक यू।